गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग जो है कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान उप विषय भूगोल प्रकरण प्राकृतिक संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि, मृदा और जल, इन तीन चीजों के बारे में हमें जो है इस लेसन में अध्ययन करना है। क्योंकि यह लेसन दूसरा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरे लेसन में प्राकृतिक संसाधन और इनमें हमें तीन चीजों पर अध्ययन करना है, भूमि, मृदा और जल। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है वह भूमि के बारे में, भूमि संसाधन के बारे में जाने कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उस कुल क्षेत्रफल में यदि देखा जाए तो एक आंकड़े के अनुसार लगभग 43% भाग पर मैदान भारत में पाया जाता है। लगभग 43% भाग पर, लगभग 28% भाग पर जो है वह पठार पाया जाता है। लगभग 29% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, अर्थात पर्वत पाए जाते हैं। तो यह भारत भूमि की स्थिति है। यदि कुल भारत भूमि के यदि 100% में देखा जाए तो लगभग 4% क्षेत्र पर जो है वह चारागाह पाया जाता है। और जो भारत की कुल भूमि है उस पे यदि देखा जाए तो लगभग 20% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। जबकि वास्तव में एक आंकड़े के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 33% क्षेत्र पर 33% क्षेत्र पर जो है वह वन पाया जाना चाहिए। तो यह स्थिति जो है देखने को मिलती है। अब चूंकि यह भूमि के बारे में बात हो रही थी तो यह स्थिति देखने को मिलती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए कि भारत में जो 43% मैदानी क्षेत्र पाया जाता है वह निश्चित तौर पर हम भारतीयों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इस मैदानी क्षेत्र में हम अनेक प्रकार की अपनी दैनिक क्रियाओं को करते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो कृषि कार्य, उद्योग धंधे यानी औद्योगिक क्रियाओं को हम करते हैं। हम जो है उस पे तमाम जो है अपने दैनिक उपयोग की जो है सारी चीजों को जो है उस मिट्टी पर, मैदानी क्षेत्र पर उगाते हैं। इस मैदानी क्षेत्र में आप देखेंगे तो भारत में सभी प्रकार की लगभग खेती बाड़ी होती है। सभी प्रकार की जो है यहाँ पर हम क्रियाएं करते हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वह कृषि से संबंधित हो, चाहे वह उद्योग से संबंधित हो, चाहे वह आर्थिक क्रियाएं हो, नहरें हो, नदियां हो, सभी चीजें जो है हमको इस मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। पठारी क्षेत्रों पर भी लगभग वही स्थिति पाई जाती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र थोड़े ऊंचे स्तर होते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों को जो है जो हम मैदानी क्षेत्रों में करते हैं उन्हें नहीं कर पाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, मानव कुछ क्रियाओं को उस पे करता है। अब देखना यह है कि भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, क्या सभी पूरे भारत की मिट्टी एक जैसी है? नहीं। ऐसा देखने को मिलता है कि भारत में लगभग कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में लगभग 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर प्रथम मिट्टी का यदि नाम लें तो जलोढ़ मिट्टी यह गंगा नदी और सिंधु नदी, यमुना नदी, इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अवसादों से बने मैदानों में जो है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मुख्यतः आप देखेंगे तो यह मिट्टी जो है भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह ऐसे मैदान हैं जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र के, जहां पर आप देखेंगे तो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आप सारी सुविधाएं जो हैं इस मैदानी क्षेत्रों में जो है देखने को मिलती है। तो हम यूं कहें कि संसार का जो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मैदानी भाग हैं, उन मैदानी भागों में सिंधु यानी गंगा यमुना का मैदान
जो है एक प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं जो है देखने को मिलती हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का यह क्षेत्र है। यहाँ पर आपको कृषि कार्य देखेंगे तो गेहूं, चावल, मटर, अरहर, चना, गन्ना, हर प्रकार की खेती मिलती है। हर प्रकार जल की कोई जो है असुविधा नहीं होती है। आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों में जो है अच्छी वायु, अच्छे वातावरण मिलते हैं, अच्छी जो है बाजार मिलती है, अच्छे जो है नगर मिलते हैं। यहाँ पर जो है सारी सुख सुविधाएं जो है आपको जो है देखने को मिलती हैं। तो यह है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। इसके बाद जो है आप पाएंगे तो लगभग यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। ऐसे आप देखें तो यह काली मिट्टी का क्षेत्र है, जहां पर काली मिट्टी की उत्पत्ति के बारे में पहले चर्चा किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि काली मिट्टी की उत्पत्ति जो है वह ज्वालामुखी के क्रिया के तहत हुआ होगा, इसीलिए काली मिट्टी का रंग जो है काला होता है। इस मिट्टी में जो है देखा जाए तो 2-3 मुख्य फसलें हैं जो बहुत ही अच्छी उगाई जाती हैं। खास करके यदि यह देखा जाए तो आप पाएंगे कि इस मिट्टी में जो है कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आप पाएंगे कि कपास के अलावा गन्ना की कृषि भी बहुत अच्छी होती है और इसके अलावा मूंगफली की खेती भी बहुत अच्छी होती है। आप देखेंगे काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वहां पर कपास की खेती बहुत अधिक होती है, अर्थात उस क्षेत्र में जो है आप देखेंगे सूती वस्त्र के कारखाने आपको बहुत अधिक मिलते हैं। जैसा कि आप नाम सुने होंगे कि मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, ये सारे क्षेत्र जो है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसी क्षेत्र में पाए जाने का एक मुख्य कारण यह है कि इन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन अधिक होता है। और कपास का उत्पादन इसलिए अधिक होता है क्योंकि इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसके बाद आप देखेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है वह प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, ऐसे देखें तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। ऐसे इन क्षेत्रों में जो है इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, जो यूं कहें कि बहुत उपजाऊ नहीं होती है, परंतु कृषकों के प्रयास से यह मिट्टी जो इस मिट्टी में जो है कुछ फसलों को उगाया जाता है। बहुत सारी फसलों को सिंचाई करके जो है उगाने का प्रयास कृषक करते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो लैटेराइट मिट्टी जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है और यह पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। फिर इधर पूर्व में देखिए तमाम पर्वत श्रेणियां हैं। इन्हीं क्षेत्रों के आसपास जो है यह लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी चूंकि लाल और पीले रंग की होती है, लैटेराइट मिट्टी भी लाल ही और पीले रंग की होती है। इसके अतिरिक्त आप देखें पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, पर्वतों पर पाई जाती है, जहां पर कृषि करना संभवतः बहुत ही कठिन होता है, परंतु फिर भी हमारे देश के किसान या संसार के अन्य देशों में किसान जो है सीढ़ीदार खेत बना करके खेती करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाय की खेती होती है, तो चाय की खेती जो है वह सीढ़ीदार खेत बना करके ही की जाती है। जापान इत्यादि देशों में देखा जाए तो वहां पर पाया जाता है कि चावल की खेती भी जो है सीढ़ीदार खेत बना करके की जाती है। भारत में भी कुछ स्थानों पर सीढ़ीदार खेत बना करके जो है चावल की खेती की जाती है। तो इस प्रकार से यह देखा जाता है। इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी में आप देखेंगे तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। आप देखें तो यूं मरुस्थलीय क्षेत्र यह है और इस मरुस्थलीय क्षेत्र यानी थार का रेगिस्तान राजस्थान में पाया जाता है। तो उस क्षेत्र में भी जो है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जो संभवतः कृषि कार्य के दृष्टि से जो है अनुपयोगी मानी जाती है, परंतु फिर भी अब सिंचाई सुविधाओं का सरकार ने जो है इतना प्रयास किया कि इस क्षेत्र में जो है एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी नहर जिन क्षेत्रों तक राजस्थान में पहुंची है उन क्षेत्रों में अब देखने को यह मिलता है कि वह क्षेत्र हरे भरे हो गए। उन क्षेत्रों में भी अब कृषि कार्य हो रहा है, अच्छी खेती होती है। तो यह सब सारी चीज देखने को मिलती है कि भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उनका अपना अपना प्रभाव होता है। अब आगे देखा जाए तो हम भूमि और मृदा के बारे में जाने, अब जल के बारे में जाने। जल संसाधन, भारत में जो जल पाया जाता है तो बहुत सारे स्थानों पर देखा जाए तो भारत में जल का जो है कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर देखा जाए तो जल की कमी है। जो सारे संसार की बात करें तो जो जल पाया जाता है लगभग 97%
जल जो है पृथ्वी पर वह महासागरों में पाया जाता है, जो खारा होता है, जिसको हम पी नहीं सकते, जिसको हम बहुत सारा उपयोग नहीं कर सकते। 2% जल जो है वह ठोस जल के रूप में पाया जाता है, जिसे जब पिघलता है तो नदियों में जल आता है और उस जल का हम प्रयोग कुछ करते हैं। 1% जल जो देखा जाए वह है भूमिगत जल, जिसका हम अधिकतर उपयोग करते हैं। मानव अपने जीवन में या आसपास जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में इसी भूमिगत जल का प्रयोग करता है। अब समुद्र का जल जो है या सागरों का जल, महासागरों का जल, झीलों का जल, तालाबों का जल जो वाष्प बन करके उड़ता है और फिर वाष्प बनकर उड़ने के बाद संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जो है छोटी नन्ही बूंदें बड़ी बूंदें जो है बादल का रूप धारण करती हैं और बादल जो है फिर वर्षा करते हैं, तो वह जल जो है पृथ्वी को प्राप्त होता है, जिसको हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। जल के संरक्षण की बात की जाए, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे स्थानों पर पानी का अभाव हो गया, तो भारत सरकार जो इसके लिए काफी प्रयासरत है कि जल का संरक्षण किया जाए। बहुत सारे तालाबों को खुदवाया जा रहा है, पोखरों को खुदवाया जा रहा है, नहरों को साफ करवाया जाता है, नदियों को साफ करवाया जाता है, इसीलिए कि उनका जल का संरक्षण किया जा सके, उस जल का उपयोग किया जा सके जो वर्षा का जल होता है। तो वर्षा का जल के उपयोग के लिए जो है अब किया क्या गया, भारत सरकार ने कई जो है इसके लिए कार्य किए। सबसे पहले नदियों पर बांध बनाया गया, नदियों पर बांध बना करके उसके जल का संरक्षण किया जाता है। कई जो है पोखरों को खुदवाया गया, उनमें वह पानी जाता है। कई जो है झीलें बनवाई गई, कृत्रिम झीलें, उनमें पानी जाता है, उसमें मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। फिर जो है नहरें निकाली जाती हैं, जिससे उस पानी का उपयोग सिंचाई के रूप में कृषक कर सके। तो यह सारी चीजें जो हैं देखने को मिलती हैं। इसके बाद जल प्रदूषण, जल चूंकि मानव प्रदूषित कर रहा है, तो उसको प्रयास है कि जल के प्रदूषण को रोका जाए, और उसको प्रदूषण से जब रोका जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका हम उपयोग कर सकेंगे। वर्षा के जल का संग्रह किया जाए। जब वर्षा का जल का संग्रह किया जाएगा तो निश्चित तौर पर भूमि के जल का स्तर है वह बढ़ेगा, और जब जल का स्तर बढ़ेगा तो जल का अभाव नहीं होगा। फिर है नहरों द्वारा जो है जल का संरक्षण किया जाए, नहरें निकाली जाए, उससे तमाम क्षेत्रों में जो है नहरों के द्वारा जो है जल पहुंचाया जाए, जिससे खेती के कार्य में, कृषि के कार्य में जो है उस जल का उपयोग किया जा सके। गंदे जल को जो है स्वच्छ करके पुनः उसका उपयोग करने का जो है भारत सरकार ने अब तरीका निकाला है, और उसे जो है अब इस प्रकार से जो है जल को स्वच्छ करके फिर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जो जल हम प्रदूषित करते हैं उस जल को भी जो है भारत सरकार ने फिर जो है एक बार प्रयास करके कि अब उस जल का फिर एक बार उपयोग हम कर सकें। इस प्रकार की जो है तमाम योजनाएं जो है भारत सरकार ला रही है। तो आज बस इतना ही, इस लेसन में यही सारी चीजें थी। पिछले लेसन में जो हम लिखवाए थे, जो नोट्स आपको तैयार करवाए थे, उस नोट्स को तैयार करिए और फिर अगले दिन जो है अगला लेसन का नोट आएगा। धन्यवाद।